अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस एकेडमी। मैं हूं आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि पेपर में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस के अलावा चैप्टर के अंदर से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, उनको हम अलहदा से डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर नंबर 16 का, उसमें हमसे कहा गया है जी, अ साइनोसॉइडल करंट हैज़ आरएमएस वैल्यू ऑफ 10 एम्पेयर। एक एसी करंट है हमारे पास और उसकी जो आरएमएस वैल्यू है वो है 10 एम्पेयर्स। तो आरएमएस वैल्यू जो है वो हमारे पास है 10 एम्पेयर्स। हमने इसकी पीक वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू इनमें क्या रिलेशन है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट या आई ज़ीरो, ये हमारी पीक वैल्यू है और डिवाइडेड बाय √2। अगर हमें यहाँ से पीक वैल्यू निकालनी हो तो ये √2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके इसको मल्टीप्लाई कर दें तो पीक वैल्यू हमारे पास आ गई √2 मल्टीप्लाई बाय आई आर एम एस या आर एम एस वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, √2 तो ऐसे ही रहेगा, आई आर एम एस की जगह हम 10 पुट कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जी 14.14 एम्पेयर्स। आपको पता है कि पीक वैल्यू जो होती है वो आरएमएस वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होती है, तो इसलिए अगर आरएमएस वैल्यू 10 है तो पीक वैल्यू 14.14 यानी कि उससे ज़्यादा ही आई है। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है जी, नेम द डिवाइस विच विल परमिट द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोजेस द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है जी, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि आपने एक ऐसी डिवाइस का नाम बताना है, ठीक है, जो डीसी करंट को अपोज नहीं करती लेकिन एसी करंट को अपोज करती है। और फिर इसी क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि उस डिवाइस का नाम बताएं जो एसी करंट को अलाउ करती है यानी कि उसको अपोज नहीं करती है और डीसी करंट को अपोज करती है। तो पहले हम देखते हैं, सबसे पहले जो एसी को अलाउ करती है यानी कि अलाउ एसी, चलें पहले हमसे पूछा गया जी डीसी का, तो पहले हम करते हैं ऐसी डिवाइस विच विल अलाउ डीसी बट अपोज एसी। ठीक है जी, ऐसी डिवाइस जो डीसी करंट को तो अलाउ करती है या उसको अपोज नहीं करती है बट एसी करंट को अपोज करती है। तो बच्चों ये डिवाइस हमने पढ़ी थी, ये डिवाइस है हमारा इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर जो है ये एक कॉइल होती है, ठीक है, इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये ऐसी कॉइल होती है जिसकी इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है और रेजिस्टेंस कम होती है। ये क्या करती है, ये डीसी करंट को तो अलाउ करती है यानी कि उसको अपोज नहीं करती है लेकिन एसी करंट को अपोज करती है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी रीज़न क्या है, ये क्यों ऐसा करती है। तो इसकी हम रीज़न देखने जा रहे हैं जी। रीज़न देखने के लिए हम यहाँ पर हमारी डिवाइस की जो रेजिस्टेंस है या जिसको हम रिएक्टेंस भी बोलते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं। तो ज़रा इंडक्टर की रिएक्टेंस का फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं। इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है ये हमारे पास होती है XL इज इक्वल टू ओमेगा L, या हम इसको लिख सकते हैं 2πfL। अगर बात की जाए डीसी करंट की तो डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी 0। तो यहाँ पर अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो मेरे पास XL भी 0 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं जो रेजिस्टेंस है करंट के फ्लो में, ठीक है, इंडक्टर जो रेजिस्टेंस होती है इंडक्टर की करंट के फ्लो में वो 0 आ गई है, किसके लिए, डीसी करंट के लिए। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा इंडक्टर डीसी करंट को तो अलाउ करेगा, उसको अपोज नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर एसी करंट होगा तो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी आपको पता है 0 नहीं होती। अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो रिएक्टेंस भी होगी यानी कि करंट को अपोजिशन का सामना भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था जी हमारा इंडक्टर जो एसी को तो अपोज करता है लेकिन डीसी को अपोज नहीं करता, और उसकी रीज़न भी हमने देख ली क्या रीज़न है। अब इसी क्वेश्चन में हमसे दोबारा पूछा गया है कि एक ऐसी डिवाइस का नाम बताइए जो डीसी को अपोज करती है, इसके उलट। तो वो डिवाइस है जी हमारा कैपेसिटर।
तो बच्चों कैपेसिटर क्या करता है, ये डीसी करंट को अपोज करता है लेकिन एसी को अपोज नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसकी जरा हम रीजन देख लेते हैं। तो इसकी रीजन के लिए हमें कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस है या कैपेसिटर की जो अपोजिशन है जो वो ऑफर करता है करंट को, जिसका नाम हमने रिएक्टेंस रखा हुआ है। इंडक्टर की रेजिस्टेंस को भी रिएक्टेंस बोलेंगे और कैपेसिटर की रेजिस्टेंस को भी रिएक्टेंस बोलेंगे। तो इसकी जो रिएक्टेंस है कैपेसिटर की वो हमारे पास होती है XC विच इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। ठीक है जी। अब अगर बात की जाए डीसी करंट की, तो डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा XC इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो ये पूरा फैक्टरी 0 हो जाएगा। तो बच्चों 1/0 क्या होता है, 1/0 होता है इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मतलब है कि एक कैपेसिटर जो है वो डीसी करंट को इन्फिनिट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इतनी रेजिस्टेंस पे आपको पता है करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही वजह है कि हमारा कैपेसिटर डीसी को अपोज करता है, उसको अलाउ नहीं करता है, उसको इन्फिनिट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। लेकिन आपको पता है कि जो एसी होता है, एसी की फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होती, इसलिए ये एसी को अलाउ करेगा, डीसी को अलाउ नहीं करेगा। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है जी, थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी टाइम्स पर सेकेंड विल एन इनकैंडेसेंट लैंप रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज सोर्स। बच्चों एक बल्ब है, ठीक है, उस बल्ब को हमने एक ऐसे सोर्स के साथ, ये हमारा बल्ब है जी, इस बल्ब को हमने एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है और इस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। अब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब है बच्चों एक सेकंड में 50 साइकिल। ये देखें, ये हमारा एक साइकिल है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो इसका मतलब है कि ये जो सोर्स है एक सेकंड में इसके 50 साइकिल्स होंगे। ये एक साइकिल मुकम्मल है तो 50 हर्ट्ज का मतलब है एक सेकंड में 50 साइकिल। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं जी 50 साइकिल्स इन 1 सेकंड। बच्चों एक सेकंड में 50 साइकिल होंगे इसके। अब हम ये देखते हैं कि एक साइकिल में ये बल्ब कितनी दफ़ा अपनी मैक्सिमम ब्रिलियंस पर पहुंचेगा, यानी कि मैक्सिमम ये ग्लो करेगा। ठीक है, देखें एक साइकिल के अंदर 2 पीक्स होती हैं, ये देखें एक ये पीक है और एक ये पीक है। ठीक है, यानी कि एक साइकिल में ये वोल्टेज 2 दफ़ा अपनी पीक वैल्यू पे जाएगा। जब ये अपनी पीक वैल्यू पे जाएगा तो बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो भी मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब है कि एसी के एक साइकिल में बल्ब 2 दफ़ा अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस पर पहुंचेगा। एक साइकिल में 2 दफ़ा, एक साइकिल में 2 दफ़ा, तो बच्चों 50 साइकिल में कितनी दफ़ा, तो यहां पर हम लिख लेते हैं जी इन 1 साइकिल 2 टाइम्स, यानी कि एक साइकिल में ये बल्ब 2 दफ़ा अपनी मैक्सिमम ग्लो अचीव करेगा, अपनी मैक्सिमम ब्रिलियंस पर जाएगा। तो एक साइकिल में 2 दफ़ा, तो हमारे पास कितने हैं 50 साइकिल्स। तो इन 50 साइकिल्स बच्चों इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 100 टाइम्स, यानी कि एक सेकंड में ये बल्ब 100 दफ़ा अपनी मैक्सिमम ब्रिलियंस पर पहुंचेगा। ब्राइटनेस जो है इसकी वो मैक्सिमम होगी एक सेकंड में 100 दफ़ा। तो यही हमारा आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे किया गया है जी, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है अ सर्किट कंटेन्स एन आयरन कोर इंडक्टर, अ स्विच विद अ डीसी सोर्स अरेंज्ड इन अ सीरीज। यानी कि एक सर्किट है हमारे पास, उसके अंदर एक स्विच लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है और एक डीसी सोर्स लगा हुआ है। द स्विच इज क्लोज्ड एंड आफ्टर एन इंटरवल रीओपन। स्विच को आप पहले क्लोज करते हैं और कुछ देर के बाद आप उसको रीओपन करते हैं, यानी कि स्विच ओपन कर देते हैं, यानी कि आप सर्किट को ऑफ कर देते हैं। तो क्या होता है, एक्सप्लेन वाई अ स्पार्क जंप्स अक्रॉस द स्विच कॉन्टैक्ट्स। तो स्विच के अक्रॉस हमें स्पार्क नज़र क्यों आता है, स्विच के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसके अक्रॉस हमें स्पार्क नज़र क्यों आता है। तो यहाँ पर हम पहले वो सर्किट
अच्छा बच्चों, ये देखें जी, ये हमारे पास इंडक्टर है, उसके साथ ये स्विच लगा हुआ है, ठीक है, और ये हमारे पास डीसी सोर्स है। अब इंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है जी। लेकिन जो ही आप स्विच ओपन करेंगे, ठीक है, आपको पता है कि करंट इसमें मैक्सिमम फ्लो कर रहा था। स्विच आप ओपन करेंगे यानी कि सर्किट को ऑफ करेंगे तो करंट मैक्सिमम से जीरो होगा। अब मैक्सिमम से जीरो का मतलब है कि करंट चेंज हो रहा है इंडक्टर में, ठीक है। लेकिन इंडक्टर की ये खूबी है कि ये करंट को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है, ये करंट को चेंज नहीं होने देता, ठीक है। और इंडक्टर एनर्जी भी स्टोर करता है। इंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये उसमें एनर्जी को स्टोर भी कर लेता है और ज़रूरत पड़ने पर ये सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड भी करता है। अब जो ही आप ये स्विच ओपन करोगे, इंडक्टर में फ्लो करने वाला करंट मैक्सिमम से जीरो की तरफ जाएगा। जब करंट डिक्रीज होने की कोशिश करेगा तो इंडक्टर ने जो एनर्जी स्टोर की होगी, जिसको हम बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, इंडक्टर वो एनर्जी सर्किट को प्रोवाइड करेगा और करंट को कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा। अब उस बैक ईएमएफ की वजह से वो जो इंडक्टर ने स्टोर किया है, एक लार्ज करंट फ्लो करेगा। उस लार्ज करंट की वजह से इंडक्टर के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, ये स्विच के ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं, यहाँ पर आपको एक ग्लो या लाइट या एक स्पार्क नजर आएगा, ठीक है जी। तो इसकी रीज़न क्या है जी? When the switch is reopened, current decreases from maximum to zero. करंट पहले मैक्सिमम होता है और फिर मैक्सिमम से जीरो की तरफ जाता है क्योंकि हमने स्विच ऑफ कर दिया। इंडक्टर डिलीवर एनर्जी टू सर्किट टू कीप द करंट कांस्टेंट, ठीक है। दिस बैक ईएमएफ प्रोड्यूस अ लार्ज करंट अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ स्विच। तो इंडक्टर जब एनर्जी प्रोवाइड करता है सर्किट में, जो बैक ईएमएफ होता है उसका, उसकी वजह से एक लार्ज करंट फ्लो करता है सर्किट में और ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं इस स्विच के जो एंड्स हैं, इन एंड्स के अक्रॉस आपको एक स्पार्क नजर आता है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी इफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। बच्चों फ्रीक्वेंसी को आपने डबल करना है, यानी कि हमारे पास जो नई फ्रीक्वेंसी आएगी ये पहले वाली से डबल है। तो नई फ्रीक्वेंसी को मैंने एफ प्राइम से यहाँ पर डिनोट कर दिया है। अब हमने रिएक्टेंस देखनी है कि कैपेसिटर की रिएक्टेंस के साथ क्या होता है और इंडक्टर की रिएक्टेंस के साथ क्या होता है। पहले इंडक्टर की देख लेते हैं। तो बच्चों इंडक्टर की जो रिएक्टेंस होती है XL, ये बराबर होती है 2πfL। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से इंडक्टेंस भी रिएक्टेंस भी चेंज हो जाएगी। तो नई रिएक्टेंस जो है उसको मैं XL प्राइम से रिप्रेजेंट करता हूँ और फ्रीक्वेंसी को F प्राइम से रिप्रेजेंट करता हूँ। बच्चों अब जहाँ पर F प्राइम नज़र आ रहा है इसकी जगह आप 2F पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2π, F प्राइम की जगह 2F इंटू L। बच्चों ये जो नया फैक्टर आया है इस पूरी इक्वेशन में वो क्या है? वो 2 है। तो 2 को यहाँ से मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2πfL और यहाँ पर हमारे पास XL प्राइम। बच्चों ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2πfL, ये 2πfL क्या है? ये वो रिएक्टेंस है जब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की थी। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ XL। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से बच्चों जो नई रिएक्टेंस आई है वो पहले वाली रिएक्टेंस से 2 टाइम्स या 2 गुना ज़्यादा है। तो ये तो बात हो गई जी इंडक्टर की। अभी हम बात कर लेते हैं कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस होती है वो हमारे पास होती है XC विच इज़ इक्वल टू 1/2πfC, ठीक है। अब नई रिएक्टेंस जो है फ्रीक्वेंसी चेंज होने के बाद जो नई रिएक्टेंस है उसको मैं प्राइम से डिनोट कर रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर F प्राइम की जगह आप उसकी वैल्यू पुट करें। F प्राइम की जगह हम पुट करेंगे 2F इंटू C। बच्चों ये जो नया फैक्टर आया है 2, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ और आगे मैं लिख लेता हूँ जी 2πfC और ऊपर है मेरे पास 1 इज इक्वल टू XC प्राइम। बच्चों अब इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ 1/2 इंटू 1/2πfC। तो ये जो 1/2πfC है ये इसकी पहले वाली रिएक्टेंस है जब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई थी। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ XC, ठीक है। तो इसको मैं अब लिख सकता हूँ XC प्राइम इज इक्वल टू XC डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी को डबल करने से इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो डबल हो गई है, लेकिन कैपेसिटर की रिएक्टेंस पहले से हाफ हो गई है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे चल के देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को।
जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कि RL सीरीज सर्किट में आप फेजर डायग्राम बना के बताएं कि कौन लीड करता है और कौन लैग करता है। तो अब हमारे पास RL सीरीज सर्किट है, यानी कि एक हमारे पास रजिस्टर है और एक इंडक्टर है। इन दोनों को हमने सीरीज में लगाया है और इनके क्रॉस एक AC वोल्टेज दे दिया। आपको पता है कि रजिस्टर में करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं और इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है। क्यों? क्योंकि इंडक्टर AC करंट को अपोज करता है, इस वजह से करंट लैग करता है, पीछे रह जाता है और वोल्टेज लीड कर जाता है। अगर हम इनकी फेजर डायग्राम बनाएं तो यहां पर हम, चूंकि ये सीरीज सर्किट है, सेम करंट फ्लो करेगा सारे कंपोनेंट में से, तो हम यहां पर करंट को रेफरेंस के तौर पर ले लेते हैं। अगर रजिस्टर की बात की जाए तो रजिस्टर में करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, इसलिए रजिस्टर में जो वोल्टेज है, रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है, उसको भी हम करंट वाली लाइन इस वेक्टर के साथ ही बना लेते हैं, ठीक है, ताकि ये इन फेज हमें पता चले। अब हम बात कर लेते हैं इंडक्टर के वोल्टेज की। तो इंडक्टर का वोल्टेज लीड करता है करंट को, ठीक है, इसलिए हमने इसको इस तरह से बनाया, वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को बाय 2। अब ये दो वोल्टेज हैं VL और VR। अगर इनका वेक्टर सम निकाला जाए, ठीक है, देखें ये VL है, तो मैं यहाँ पर भी अगर बनाऊँ तो ये भी मेरे पास VL ही होगा, क्योंकि इस वेक्टर के इक्वल वेक्टर मैंने यहाँ पर बना लिया। अगर ये VL है तो ये भी VL है। अब ये VR और VL को हेड टू टेल रूल से ऐड करें, ठीक है। तो अगर मैं VR और VL को हेड टू टेल रूल से ऐड करूँ तो फर्स्ट वेक्टर का हेड और दूसरे की टेल, इनका जो रिजल्टेंट होगा उसकी टेल फर्स्ट की टेल के साथ और उसका हेड लास्ट के हेड के साथ होगा। तो ये जो मैंने रिजल्टेंट वेक्टर लिया है V, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, VR का और VL का। और आप देख रहे हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये एंगल थीटा बना रहा है इस लाइन के साथ। तो बच्चों ये हमारा अप्लाइड वोल्टेज है और ये हमारा करंट है। तो आप देख रहे हैं कि अप्लाइड वोल्टेज करंट को एंगल थीटा से लीड कर रहा है। ये एंगल थीटा हम निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स XL ओवर R, ठीक है जी। तो इस फार्मूले से हम ये एंगल थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अ चोक कॉइल इज प्लेस्ड इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिकल लैंप इन AC सर्किट। बच्चों एक AC सर्किट है हमारे पास और उस AC सर्किट में क्या है, उस AC सर्किट में हमारे पास एक चोक कॉइल है। इस चोक कॉइल को हमने सीरीज में एक बल्ब के साथ कनेक्ट किया है। अब होता क्या है, होता यह है कि जो ही आप स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते साथ ही हमारा बल्ब जो है ये डिम होना शुरू हो जाता है, बल्ब डिम हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम यहां साथ में एक कैपेसिटर भी लगा देते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर। तो बल्ब दोबारा से ग्लो करना शुरू, उसकी ब्राइटनेस दोबारा से ज़्यादा हो जाती है। पहले तो हमने ये बताना है कि इंडक्टर या चोक कॉइल की वजह से बल्ब डिम क्यों हुआ, और फिर हमने ये बताना है कि कैपेसिटर सीरीज में ऐड करने से ब्राइटनेस ज़्यादा क्यों हुई। तो बच्चों जो ही हम स्विच ऑन करेंगे तो इंडक्टर, आपको पता है, ये AC करंट को अपोज करता है। अगर ये AC करंट को अपोज करेगा तो उस बल्ब में से गुजरने वाला करंट बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बल्ब डिम हो जाएगा। इस सूरत में अगर हम सर्किट की इंपीडेंस निकालें तो ये देखिए इंपीडेंस बराबर है R² प्लस XL², ठीक है। जाहिर बात है सर्किट की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगी। तो आप देख रहे हैं कि XL की वजह से हमारे सर्किट की जो इंपीडेंस है, ये टोटल रेजिस्टेंस है, वो ज़्यादा हो जाएगी। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से, इंपीडेंस ज़्यादा होने की वजह से बल्ब में से गुजरने वाला करंट कम हो जाएगा और करंट कम होने की वजह से बल्ब डिम हो जाएगा। अब हम ये करते हैं कि यहाँ साथ में सीरीज में एक वेरिएबल कैपेसिटर लगा देते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक वेरिएबल कैपेसिटर है। तो ऐसा करने से, वेरिएबल कैपेसिटर लगाने के बाद हम उसकी कैपेसिटेंस को एडजस्ट करते हैं। कैपेसिटेंस की एक सर्टेन वैल्यू पर बल्ब मैक्सिमम ग्लो करता है, उसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम हो जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ, पहले तो हम देख लेते हैं सर्किट की इंपीडेंस को। जब आप इंडक्टर को और कैपेसिटर को सीरीज में लगा देंगे तो सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस या इंपीडेंस है वो क्या हो जाएगी, इंपीडेंस हमारे पास बराबर आएगी जी R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर।
बच्चों हम सर्किट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि XL और XC की वैल्यूज़ बराबर आ जाएं। अगर XL और XC बराबर हो जाएंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और सर्किट की जो इम्पीडेंस है वो हमारे पास सिर्फ रह जाएगी R² + 0। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ गई सिर्फ R। तो सर्किट की इम्पीडेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को एडजस्ट करने से हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि XL और XC जो है ये दोनों बराबर हो जाएं। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो सर्किट की जो इम्पीडेंस है वो कम से कम हो जाएगी। जब सर्किट की इम्पीडेंस कम हो जाएगी तो करंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। बल्ब में से फ्लो करने वाला करंट जब ज़्यादा होगा तो जाहिर बात है बल्ब की ब्राइटनेस भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इसका आंसर है जिसको हम पढ़ भी लेते हैं। द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इज गिवन बाय दिस। अगर आप कैपेसिटर नहीं लगाते, चोक कॉइल विल अपोज द फ्लो ऑफ AC, ये बात हमने की। Therefore very small current will flow from the lamp and it will become dim। फिर क्या होता है, when a variable capacitor added in series the impedance can be adjusted। अब जब हम एक वेरिएबल कैपेसिटर लगाएंगे उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को एडजस्ट करने से हम इंपीडेंस को एडजस्ट करेंगे, इंपीडेंस को कम ज़्यादा करेंगे। ठीक है, हम इंपीडेंस को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि XL और XC बराबर हो जाएं, एक दूसरे को कैंसिल कर दें और इंपीडेंस कम से कम हो जाए। द इम्पीडेंस कैन बी एडजस्टेड टू अ मिनिमम वैल्यू। जब इम्पीडेंस को हम मिनिमम कर लेंगे तो इट विल इंक्रीज द करंट, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। देयरफॉर लैम्प विल ग्लो ब्राइटर। इसी वजह से जो लैम्प है वो उसकी जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा ग्लो करेगा। तो ये है हमारा जी क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया एक्सप्लेन द कंडीशंस अंडर विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सोर्स। तो वो कंडीशन बताएं जिस कंडीशन के तहत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं किसी भी सोर्स से। बच्चों हमने पढ़ा था कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए होता है। अब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हमें कैसे मिलता है? ठीक है, अगर हमारे चार्जेस एक्सेलरेट कर रहे होंगे, अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो आपको पता है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कोई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अगर चार्जेस यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे होंगे तो उनके गिर्द हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा, चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अगर चार्जेस एक्सेलरेट कर रहे होंगे यानी कि उनकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो इस सूरत में हमें चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा और उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होंगी। तो ऐसा किस तरह से किया जाता है? ऐसा करने के लिए हम एक इंडक्टर को यूज़ करते हैं, उसके साथ एक AC सोर्स कनेक्ट कर देते हैं और इस इंडक्टर को हम कपल कर देते हैं एक दूसरे इंडक्टर के साथ और उसके बाद यहाँ पर हम एक एंटीना लगा देते हैं। इस एंटीना के अंदर जो चार्जेस हैं वो ऑसिलेट करते हैं और ऐसे चार्जेस, ऑसिलेशन जो है चार्जेस की, वो प्रोड्यूस करती है स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर हमने रिसीव करनी हो किसी पर्टिकुलर स्टेशन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आपको पता है कि स्पेस में देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, लेकिन हमने उनमें से अगर कोई पर्टिकुलर किसी खास फ्रीक्वेंसी की वेव्स को रिसीव करना हो तो उसको किस तरह से रिसीव किया जा सकता है? उसके लिए हम एक छोटा सा सिंपल सा सर्किट बनाते हैं जिसको टैंक सर्किट कहा जाता है। एक एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर पैरेलल जोड़ते हैं हम। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम पहले टैंक सर्किट बना लेते हैं जी। ये सर्किट एक इंडक्टर और एक वेरिएबल कैपेसिटर पर मुश्तमिल होता है और यहाँ हमारे पास रिसीविंग एंटीना होता है। अब होता क्या है, इंडक्टर और कैपेसिटर ये दोनों ही एनर्जी स्टोर करते हैं। ठीक है, और चार्जेस जो हैं इंडक्टर और कैपेसिटर के दरमियान ऑसिलेट करते हैं, या आप यूं भी कह सकते हैं कि एनर्जी इंडक्टर और कैपेसिटर के दरमियान ऑसिलेट करती है। अब हम अपने कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अपने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम एडजस्ट कर लेते हैं जिससे हमारे सर्किट की फ्रीक्वेंसी एक ख़ास वैल्यू पे आ जाती है। जो भी स्टेशन हमने रिसीव करना होता है, ठीक है, उस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी हम अपने इस सर्किट में सेट कर लेते हैं अपने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज करके। अब होता क्या है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आके स्ट्राइक करती हैं हमारे एंटीना से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दो कंपोनेंट्स होते हैं।
एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो चार्जेस को एंटीना की वायर में ऑसिलेट करवाता है। इस ऑसिलेशन से यहाँ पर एक इंड्यूस वोल्टेज पैदा होता है। उस वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी वही होती है जो हमारे इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा जी, अब यहाँ स्पेस में बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही होती हैं। उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी हमारे सर्किट की फ्रीक्वेंसी से मैच होती है। अब जो फ्रीक्वेंसी, जिस वेव की फ्रीक्वेंसी हमारे सर्किट की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो रेजोनेंस की वजह से वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमें रिसीव हो जाती है, बाकी की हमें रिसीव नहीं होती। तो इस तरह से आप कोई भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसीव कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।